अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अनोखा अंदाज में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सऊदीया का बजट। सऊदीया ने 15 दिसंबर को एक अपने बजट का अनाउंस किया। किंग सलमान की सरबराही में सऊदी कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। 900 बिलियन सऊदी रियाल का बजट अप्रूव किया गया। उस 900 बिलियन सऊदी रियाल के बजट में 7% का खसारा शो किया गया। 7% के खसारे में उन्होंने जो मेजर वजह बताई वो कोरोना पैंडेमिक। पूरी दुनिया में मईशत जो है वो खसारे का शिकार रही इस पैंडेमिक की वजह से, मगर सऊदीया के अल जादन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान किया कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर 2020 से सऊदीया के जितने भी सेक्टर्स थे उन्होंने अपनी इकॉनमी को दोबारा बूस्टअप करना शुरू किया, और जो उनके पास ट्रेड का डेफिसिट, बजट का जो डेफिसिट आया था वो 2023 तक जो है वो रिकवर कर लेंगे अगर उनके ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अब कितनी बढ़ती हैं? $70 फी बैरल तक अगर उसकी प्राइस जो है सस्टेन करती है 6 माह तक, तो वो 2023 तक जाके अपना जो बजट डेफिसिट है जो 7% था, तकरीबन कोई 150 बिलियन सऊदी रियाल के करीब बनता है, तो वो इसको रिकवर कर लेंगे। असल मसला ये नहीं है, मसला ऑयल की प्राइसेस के अलावा भी है। हज के इवेंट्स हैं, उम्र के इवेंट्स हैं, जो कि उनकी इकॉनमी की एक अहम ज़रूरत है। इस 2020 में कोई ऐसा काम नहीं हो पाया। हज और उम्र के ऊपर पाबंदी थी। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो विजिट नहीं कर पाए सऊदीया को। जो रिलीजियस होली प्लेसेस थी मुसलमानों की, उसके ऊपर नहीं आया, उनको रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ। और लगता यही है कि 2021 में भी 6 महीने तो जो है शुरू के वो नहीं होंगे। जैन टू जून जो है वो जिस तरीके की वैक्सीनेशन के हवाले से बात की जा रही है तो नहीं हो पाएगा। मगर सऊदीया में जब बजट पेश किया गया तो उस किंग सलमान ने कुछ इस्लाहात भी की जो कि बहुत अच्छी भी थी, और कुछ सवालिया निशान भी छोड़ दिए गए। जैसे कि अच्छी इस्लाहात की बात करें तो उसमें यह है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जितने भी थे, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जितने भी थे, उन अगर वो खुदा न खास्ता दौरान ड्यूटी कोरोना से इन्फेक्ट होते हैं और इस दार फानी से कूच कर जाते हैं तो उनकी फैमिलीज को 5 लाख सऊदी रियाल दिए जाएंगे, जो कि एक अच्छी खबर है। और इससे पहले ये नहीं हो पा रहा था। लोगों में बददिली सी थी। लोग डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी खिदमात नहीं दे पा रहे थे। जो फॉरेनर्स थे, जो डेप्यूटेड थे वहाँ पर, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे अपने रिक्वायरमेंट जो उधर थी। उनका एक नया एयरपोर्ट भी बन रहा था, उसको उन्होंने हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है, और उसमें भी हमने देखा कि बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो पीछे हट रहे थे उन जगहों से और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। मगर इस ऐलान के बाद एक खुशी की लहर है कि कम से कम उनकी फैमिलीज को जो है कुछ ना कुछ उनको मिल सकता है। और दूसरा ये कि ये दिल जमी से, खास तौर पर डॉक्टर्स का इतना इशू नहीं है क्योंकि एक अच्छी और मुस्तहकम सैलरी के ऊपर होते हैं, मगर जो पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये तो थी इस्लाहात के बारे में। उसके बाद एक और जो इस्लाहात इन्होंने कराई किंग सलमान ने, वो ये कि जितने भी लोग सऊदीया में रिहाइश पजीर हैं, चाहे वो उनके लोकल्स हैं, चाहे वो गैर कानूनी तौर पर आए हैं, चाहे वो जॉब वीज़ा पे आए हैं, अगर वो कोरोना में मुब्तला होते हैं तो उनका इलाज फ्री किया जाएगा। इस ऐलान के बाद सऊदीया की स्टेबिलिटी के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पेक्ट आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये इस तरह के इकदाम बहुत कम ममालिक उठा रहे हैं। सऊदीया पहला मुल्क है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ का ऐलान किया है। अब जो दूसरी चीज़ है कि जो इनका खसारा था उसके बारे में भी इन्होंने कहा, जैसे कि हमने बताया कि $70 फी बैरल की अगर प्राइस आती है तो ये 2023 में जाके अपना तमाम डेफिसिट जो है वो रिकवर कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे बेसिकली। अब ऑयल की प्राइसेस के ऊपर ये मेंटेन है। ऑयल की प्राइसेस जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका, मनी मेकर्स कौन है? इसराइल की पूरी लॉबी इसके पीछे शामिल है, जो कि फॉरेक्स को पूरे मीडियम रीजन को वो देखती है। ओपेक की इजलास होते हैं, उसमें कोई हासिल वसूल नहीं हो पाता। खैर, ये एक अनदर साइड स्टोरी है। ओपेक का इम्पैक्ट इन चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शॉर्टेज करते हैं तो उसके ऊपर भी आपके एक अलग मीडियम्स के ऊपर चीज़ें चली जाती हैं। उन्होंने अपने रिजर्व्स नहीं ओपन किए हुए होते, जिसकी वजह से सऊदीया, मिडल ईस्ट का जितना भी एरिया है वो ऑयल की प्रोडक्शन में हैवी है। अब दूसरी बात यह है कि सऊदीया के अल जादन ने, सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इस बात
को भी आसान कर दिया कि हम तुर्की को निज़ाम काबा और निज़ाम मदीना नहीं देंगे। कैसे किया उन्होंने? बजट में ये इन चीज़ों का भी तस्करा किया कि हम 2024 तक, फिस्कल ईयर 2024 में हम अपनी जीडीपी को कहाँ पे इंक्रीज करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे। 7% की ग्रोथ के ऊपर वो दे रहे हैं। इस वक्त श्रिंक होके जीडीपी 3.7% है, तो वो बैलेंस के बाद 7% है, यानी कि 14% का उनका रेशो आ रहा है प्लस पॉइंट पे। अब प्लस पॉइंट पे रेशो उसी वक्त आ सकता है जब मक्का और मदीना की जो ट्रेड्स हैं वो अलग कर दी जाए, साथ रखी जाए। और अगर इसको अलग कर दिया जाए तो सऊदीया का जो डेफिसिट है वो बढ़कर 20% तक हो जाएगा, यानी कि 300 बिलियन सऊदी रियाल का नुकसान होगा। तो सऊदी फरमा रवा किसी भी तौर पर इस चीज के मुतामिल नहीं हो सकते कि जो पैसा बनाने वाली चिड़िया है उसको छोड़ दें। किसी भी तौर पे हमने देखा कि किंग सलमान ने क्या काम किया, किन किन के साथ उनके रवाबित थे। जब उन पे एलिगेशंस आना शुरू हुई तो उन्होंने अपने बेटे को आगे करा दिया। जब उनके बेटे के ऊपर एलिगेशंस आना शुरू हुई तो उन्होंने ही अपने रिश्तेदारों पर एक इल्ज़ाम आयद करके उनको कैद किया गया, उनकी जायदादों पे कब्जा किया गया। और उसके बाद इसराइल अमेरिका ताल्लुकात और सऊदीया में पहली बार ऐसी ऐसी चीज़ों का इनकाद किया गया जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बहुत सी ऐसी इस्लाहात लेकर आए जो कि इस्लामी इक़्तिदार के बिल्कुल खिलाफ थी। सिनेमा का इजरा हुआ, मतलब सिनेमा बनना शुरू हो गए जो कि पहले, आज से पहले सऊदीया में नहीं थे। और बहुत सी चीज़ें मंजर आम पे आने लगी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपका दुश्मन आप ही की चीज़ों के भांडे फोड़ता रहता है। जैसे कि आपने देखा कि इसराइल की इंटेलिजेंस के सरबराह ने विजिट किया, सऊदी हुकाम ने नहीं बताया, ना उसका एतराफ़ किया। जैसे ही वो तैयारा इसराइल में लैंड किया है, उनकी न्यूज़ एजेंसी ने ये ब्रेक कर दिया तमाम तर शवाहिद के साथ। अब सऊदी हुकूमत, सऊदी फरमा रवा और हाजिर वक्त के शहजादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुस्लिम उम्मा के सामने जो है उनको शर्मिंदगी हुई। उसके बाद इस्लामी ब्लॉक के क़याम के लिए जो इनकी खिदमात थी उन पे पानी फेरने वाले सऊदी थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे हटा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था। और जिस आपने देखें फिर महातीर मोहम्मद का क्या हाल हुआ। 3 रुकनी ब्लॉक जो था उसको कभी भी बनने नहीं दिया जा सकता था, मगर मुस्लिम ममालिक एक नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से ये काम हुआ। सऊदीया पीछे से बैठ के तुर्की के खिलाफ था, क्योंकि तुर्की अगर इस्टेब्लिश होता है तो 2023 में ये निज़ाम चला जाता। पूरा एक प्री प्लान्ड काम है जिसके ऊपर सऊदीया तुर्की से नहीं मिलना चाह रहा। उर्दगान ने हालांकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर करता है। उर्दगान मोहम्मद बिन सलमान के साथ रवाबित इख्तियार करता है, मगर मोहम्मद बिन सलमान और ट्रम्प के दामाद के माबैन बड़ी दोस्ती और बड़ा याराना है। और बहुत से माशी फ़वाइद के हवाले से वो किसी भी तौर पर तुर्की को आगे आने नहीं देगा। निज़ाम काबा, निज़ाम मदीना तुर्की के हाथ में आ जाता है तो खिलाफत का भी क़याम का इम्कान है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोई खिलाफत का निज़ाम राइज नहीं है, और ये खिलाफत का निज़ाम राइज हो जाए तो आप ये देखिएगा कि जितने भी अपने आप को कहलाने वाले मुसलमान हैं, जो जिनको मुस्लिम उम्मा ने काफिर करार दिया, वो अपना एक माइनॉरिटी रखें। और उस माइनॉरिटी में बिल्कुल हम माइनॉरिटीज़ का एहतराम करते हैं। इस्लाम में माइनॉरिटीज़ के एहतराम के हवाले से बहुत सी वाक़यात और मिलते हैं हमें एहतराम करने के, और हम हमेशा जो है वो माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। मगर वो उन माइनॉरिटीज़ का ये कहीं से नहीं हो सकता कि वो मुसलमान हो जाए, बाय लॉ भी, बाय शरिया भी। तो इस्लामी शरिया काउंसिल्स को आगे आना पड़ेगा और ऐसे लोगों को और ऐसे जितने भी सो कॉल्ड क्लेम लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में कारी ज़रब लगानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि सऊदीया भी जो है इसमें अपना किरदार प्ले करेगा और आराम से अफ़ाम व तफ़हीम से ये मामला हल किया जाएगा। मुस्लिम उम्मा में तफरका के बाइस नहीं बनेगा। देखते रहिएगा अनोखा सवाल और अनोखा अंदाज में अनोखा सवाल कि अब सऊदीया किस सिम जाएगा। क्या ऑयल की प्राइसेस सऊदीया की इकॉनमी को स्टेबल कर सकती हैं, या फिर सऊदीया कोई और जरिए ढूंढेगा अपने ट्रेड डेफिसिट जो है उनका बजट डेफिसिट उसको रिड्यूस करने के लिए। शुक्रिया।